जानकारी, हर समीकरण आप तक सही और सटीक तरीके से दर्शकों तक पहुंचे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बड़ी तस्वीर, बहुत से लोग जो हैं वो वहां पर खड़े होकर देख रहे हैं। तो इस बार दूरदर्शन उत्तर प्रदेश की ये एक बड़ी पहल थी ताकि लोगों तक चुनाव से जुड़ी सारी जानकारी, सीटों से जुड़ी सारी जानकारी, सारे समीकरण, सारे जो आंकड़े हैं, कौन जीता कौन हारा, उसका और विश्लेषण भी हमारे जो बड़े पैनलिस्ट के माध्यम से इस सियासत का, इस राजनीति का, इस चुनाव का विश्लेषण भी लोगों तक पहुंचे। लेकिन चलते हैं महाराष्ट्र, संजय राउत क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनते हैं। राहुल गांधी ने जो तूफान खड़ा किया, जो आंधी खड़ी, आप उसका परिणाम देख रहे हो कि कांग्रेस ने 150 सीट तक अपनी छलांग मारी है। ये बहुत बड़ी बात है और ये ही हम बता रहे हैं कि अगर कांग्रेस 150 की छलांग मार रही है तो हमारा इंडिया ब्लॉक जो है वो बहुमत की ओर जा रहा है। तो देखा आपने कि दूरदर्शन उत्तर प्रदेश ने क्या कुछ तैयारी कर रखी, तो उसके बीच में हमने महाराष्ट्र के वहां पर भी दिखाया कि संजय राउत ने क्या कुछ कहा, क्योंकि सब बड़ी उम्मीदों के साथ अभी भी सबकी निगाहें बड़ी स्क्रीन पर लगी हुई है, लोग निर्वाचन आयोग पे लगे हैं लगातार, क्योंकि काउंटिंग चल रही है। लेकिन प्रेम शंकर जी, लगातार आप महिलाओं की बात कर रहे थे, दो लड़कों की भी बात कर रहे थे, ठीक है समीकरण जरूर बदले हैं, लेकिन एक सवाल जो हमने हेमंत जी से पूछा था, अगर उत्तर प्रदेश में तस्वीर बदलती है इन्हीं अभी तक के रुझानों के आधार पर, तो जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि मिशन 80 का एक बड़ा लक्ष्य था, लेकिन अब उस लक्ष्य से भी दूर है, तो किसी न किसी की तो जिम्मेदारी बनेगी, ये बात का विषय है। नहीं, निश्चित तौर पर जिम्मेदारी बनेगी। अगर जीत का श्रेय लेना है तो हार का भी श्रेय लेना होगा और उसकी समीक्षा होगी। उसमें यह देखना होगा कि क्या केंद्र के जो मुद्दे, देखिए चुनाव जो है, चुनाव नैरेटिव का होता है। जैसे भी बात हो रही थी कि आरक्षण खत्म होगा या नहीं खत्म होगा, या दूसरी ओर मुस्लिमों के आरक्षण देने की बात थी, ये चुनाव इंफॉर्मेशन से अधिक मिस इन्फॉर्मेशन का चुनाव था। दोनों ओर से इसको स्टेब्लिश करने की कोशिश की गई और मैं ये मानता हूं हमेशा कि जो भी जनता का निर्णय होता है, जनता का निर्णय बहुत ही मैच्योर होता है, उसके पीछे उनकी अपनी समझ, अपनी तर्क होती है। ठीक है, अभी बात हो रही थी कि क्या चुनाव विकासवाद बनाम राजनीति का है, ये एक महत्वपूर्ण मसला है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि विकास की अपनी अपनी परिभाषाएं, और जाति को देखने का अपना अपना नजरिया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने नैरेटिव को कौन नीचे तक कितना स्टेब्लिश कर लेगा। दूसरी एक बात और भी हमें समझनी पड़ेगी कि 2014 से लेकर 2024 तक 10 सालों में, इसमें कोई दो राय नहीं है कि केंद्र और प्रदेश सरकार की जो लाभार्थी परक योजनाएं थी उसको नीचे तक ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन उसने जो एक सैचुरेशन का स्तर है उसने एक पूरा कर लिया। जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं वो लोगों की पूरी जब हो जाती है तो उनकी अपेक्षाओं का स्तर उसके आगे बढ़ता है। क्या एनडीए अपने घोषणा पत्र में उनकी अपेक्षाओं के उस स्तर को छूने में सफल रहा है क्या? उसको नीचे तक स्टेब्लिश करने में सफल रहा है क्या? उसके अनुपात में, जैसे नौकरी का सवाल हो, निजी क्षेत्र में आरक्षण का विषय हो, या जो एक नैरेटिव बनाया गया कि आरक्षण, वो हालांकि उसकी जमीन भाजपा के कुछ चेहरों ने तैयार की कि जब आरक्षण बदलने के लिए 400 सीटें जरूरी है। विपक्ष इस बार जो नैरेटिव वार है, उस नैरेटिव वार में जहां वो भाजपा से बहुत कोसों पीछे रहता था, इस बार नैरेटिव वार में वो बराबरी पर रहा है या बहुत से मुद्दों पर वो आगे रहा है। ये मुद्दे नीचे तक गए, यानी कुल मिलाकर नैरेटिव सेट करने में भी विपक्षी गठबंधन ने काफी रणनीति दिखाई, निश्चित तौर पर नैरेटिव सेट करने में बेहतर स्थिति में हो रहा है। ठीक है, सुशील जी, एक छोटा सा सवाल, जैसे कि प्रेम शंकर जी ने कहा और हेमंत जी ने भी कहा, क्या विकासवाद, जो डेवलपमेंट की बात हम करते रहे हैं, जैसे 10 सालों में हमेशा विकास की बात हुई है, उस विकासवाद पे जो जाति है समीकरण है वो हावी है, खासतौर से उत्तर प्रदेश के अभी तक के सिनेरियो में, अभी तक के समीकरणों में तो नजर ही आ रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत कुछ बदला भी है जी, इनसे इनकार नहीं किया जा सकता। हाँ, निश्चित रूप से संतोष जी, ऐसा इसलिए हुआ है, देखिए कि ये माना गया कि जब भारत में लोकतंत्र लागू हुआ तो लोकतंत्र जाति व्यवस्था को समाप्त कर देगा, क्योंकि लोकतंत्र समानता के मूल्यों पर आधारित है और जाति व्यवस्था असमानता के मूल्यों पर आधारित है। हालांकि सामाजिक और आर्थिक तौर पर तो जाति व्यवस्था कमजोर हुई, लेकिन अगर हम राजनीति में देखें तो जातिवाद इसलिए मजबूत हो गया कि हर जाति ने लोकतंत्र में अपने लिए नए नए अवसर देखे। जहां पर संख्या के आधार पर परिणाम तय होता है, वहां पर ऐसी जातियों ने जिनकी संख्या ज्यादा थी वो संगठित होने लगी, उनके नेताओं ने उनको सामाजिक आर्थिक राजनीतिक अवसर देने का प्रयत्न करना शुरू किया, कुछ महापुरुषों को अपना आदर्श उन्होंने चुना और इस आधार पर जातियां बहुत तेजी से गोलबंद होने लगी। और कहीं न कहीं आज भी हमारे प्रदेश में, हमारे देश में जाति एक कल्याणकारी राज्य की भूमिका निभाती है, अपने सदस्यों को आर्थिक, सामाजिक, मानसिक सुरक्षा देती है।
इस कारण से हमारे यहां राजनीति में जाति का प्रभाव तेजी से बढ़ा है संतोष जी। तो इस कारण से कहीं न कहीं जो विकास का मुद्दा रहा, अलग अलग क्षेत्रों में खासतौर पे मूलभूत ढांचे में जो विकास हुआ है और ऐसी कल्याणकारी योजनाएं केंद्र और राज्य सरकार की आई, उससे लाभार्थी वर्ग तो पैदा हुआ, लेकिन जब ऐसे बड़े राजनीतिक अवसरों की बात आई तो उसने अपने जाति के साथ जाना ज्यादा पसंद किया। तो निश्चित रूप से इसको हम कह सकते हैं कि जाति का मुद्दा राजनीति में वहां पर योजनाएं काम नहीं आई, वहां पर वायदे काम नहीं आए, वहां पर गारंटी काम नहीं आई, वहां पर सिर्फ कास्ट काम आया। सुशील जी। हाँ, निश्चित रूप से अभी का जो ट्रेंड देखने में आ रहा है कि जाति ज्यादा मजबूत हो गई और ये सारी चीजें पीछे छूट गई। ठीक है नावेद जी, क्या ये जो आंकड़े हैं, जो अभी तक रुझान है, एंटी इनकम्बेंसी आप मानते हैं इसको राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी मैं दूसरे तरीके से मानता हूं। जिस बात पे आप चर्चा कर रहे हो मैं उसी पे आता हूं। दरअसल ये नहीं है कि अखिलेश यादव ने या विपक्ष ने एक नैरेटिव सेट कर दिया कि संविधान जा रहा है और जाति का के चेहरे खड़े कर दिए, कैंडिडेट ऐसे दे दिए, यादव और मुसलमानों को कम दिया, गैर यादव पिछड़ी जातियों को दे दिया। ये किसी हद तक सही है, पूरे हद तक सही नहीं है। ये ट्रॉली में देख रहा हूं कैमरे की, इसके अंदर एक होल था, इसके अंदर एक रिंच डाल दिया, एक इसके अंदर पेच डाल दिया गया, छेद था, होल था। दरअसल था क्या, 10 साल से दो चीजें देख रहा है। या 60-70% दलित और पिछड़ा समाज है, इसकी हसरत क्या है? ये संविधान को क्यों पसंद ज्यादा इतना महत्व क्यों देती है? संविधान एक पैकेज है, संविधान से जुड़ा हुआ आरक्षण है, आरक्षण से जुड़ा हुआ नौकरियां हैं, नौकरी से जुड़ी हुई रोटी है। 60-70% लोग ये मान के चलते हैं कि संविधान तो मेरे लिए तो सचमुच कमजोर हो रहा है, वो ये मानते हैं। अगर सरकारी नौकरी ही नहीं है और आरक्षण ही नहीं है, जब निजीकरण हो जाएगा तो हमें हमारा आरक्षण बेकार हो गया, संविधान की वो ताकत बेकार हो गई। 10 साल से पिछड़ों में, दलितों में, उत्तर प्रदेश में जिस सबसे ज्यादा आबादी है, उन्होंने विश्वास किया भारतीय जनता पार्टी पर, आज भी विश्वास कर रहे हैं, लेकिन मन में ये जगह हो गई, निजीकरण बढ़ता चला जा रहा है, सरकारी नौकरी आ नहीं रही है, तो वो जो संविधान का फायदा है वो हमें मिल नहीं रहा है। होता क्या था कि एक बड़ा सा परिवार, एक आदमी को सरकारी नौकरी मिल जाती थी, 20 लोग पलते थे। 10 साल से महंगाई और बेरोजगारी और आरक्षण का फायदा ना मिलना निजीकरण की वजह से, उसकी वजह से मुझे लगता है दलित और पिछड़ा कटा है और उसने उस परसेप्शन में आ गया है। परसेप्शन बनाने से जनता कभी नहीं आती है जब उसका दुख झेल रही होती है, सियासत में परसेप्शन प्रेम जी कह रहे थे ना कि नैरेटिव सेट कर लिया है विपक्ष ने, नैरेटिव सेट करने में वो सफल रहा है, वही रुझानों में दिखा है। प्रेम जी, क्या आपको लगता है नावेद जी जो कह रहे हैं कि जिस तरीके से निजीकरण जैसा बड़ा मुद्दा रहा है, आरक्षण जैसे बड़ा मुद्दा रहा है, या महंगाई या बेरोजगारी जैसे बड़े मुद्दे रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश में खासतौर से प्रभावी तौर पर दिखे हैं? देखिए, एक बात बहुत साफ है, जब किसी तरह का कोई भावनात्मक मुद्दा नहीं होता या कोई लहर नहीं होती है, तो हर जो मुद्दा होता है स्थानीय स्तर पे वो अपने आप में कहीं न कहीं छोटे स्तर पे अपना असर दिखाता है। और ये बात साफ आ रही, चाहे वो, मैं उस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि चाहे जो नौकरी के सवाल हो या जो आरक्षण का जो फायदा है, वो कागजों में या अगर तकनीकी स्तर पर देखा जाए तो शायद तस्वीर अलग हो, लेकिन ये एक परसेप्शन बना कि जिस तरह से फायदा मिलना चाहिए वो फायदा नहीं मिल रहा है। इसके अलावा जो जातीय समीकरण सेट करने की बात है वो दोनों दल सेट कर रहे थे, चाहे पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, सबने अपनी जमीन तैयार करी है। आप देखिए 2017 के विधानसभा चुनाव में जब अखिलेश यादव चुनाव में उतरे थे तो उस समय वो एक्सप्रेसवे, मेट्रो, तमाम बड़े प्रोजेक्ट लेके आए थे, लेकिन एक नैरेटिव ये था कि प्रदेश का लैंड ऑर्डर ध्वस्त है, सुरक्षा का सवाल ज्यादा मौजूद हो गया और वो विकास, कथित विकास के जो चेहरे थे या विकास के जो मॉडल थे वो किनारे रह गया। तो ठीक ये भी जो चुनाव है, जो जिसकी ओर अभी राजीव श्रीवास्तव जी ने इशारा किया, वो बहुत महत्वपूर्ण है कि जो ऑलमोस्ट ट्रेंड बाकी राज्यों का है वो एक जैसा है, उत्तर प्रदेश का ट्रेंड अलग है। इसका मतलब वैसे भी उत्तर प्रदेश देखिए राजनीतिक तौर पे बहुत ही उर्वरा जमीन रही है। जिसने देश को 8 प्रधानमंत्री दिए हों, उसकी राजनीतिक समझ पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। इसकी राजनीतिक मैच्योरिटी हमेशा देश को दिशा दिखाती है, हमेशा ये एक अलग ट्रेंड लेकर चलता है। तो अगर उत्तर प्रदेश का ये नतीजा इस तरह से है तो इसमें कहीं न कहीं ये इसमें कहा जा सकता है कि बहुत से ऐसे मुद्दे रहे, चाहे वो आरक्षण का विषय रहा हो, चाहे स्थानीय मुद्दे रहे, प्रत्याशी हर सीट पे 25,000, 30,000, 40,000 वोटों का विषय प्रत्याशी रहा है, क्योंकि बड़े पैमाने पे जो सांसद थे वो लगातार तीसरी बार चुनाव में उतरे थे। इसके पहले वो तीसरी बार चुनाव में लगातार उतरे, उसके पहले कुछ ऐसे प्रत्याशी थे जो लगातार चौथी बार हैं, जो 2009 में भी चुनाव हारे हैं। उनका अपना एक एरोगेंस होता है, स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं की उपेक्षा या ऐसे तमाम ऐसे समीकरण होते हैं। जब आप हारते हैं तो उसकी बहुत सी वजह होती है और जब आप जीतते हैं तो उसके भी बहुत से आपके पास तर्क होते हैं। बिल्कुल, और मैं अपने पहले से चाहूंगा कि जब भी हम लोग डिस्कशन कर रहे हो, अगर किसी को बीच में कुछ कहना है तो अपनी उंगली जरूर खड़ा कर सकता है। लेकिन अभी वक्त छोटे से ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये चुनाव इसने तो तय कर दिया है कि सभी मुद्दे चले हैं,
वो चाहे सत्ता पक्ष ने अपने मुद्दे उछाले हों, विपक्ष ने अपने मुद्दे उछाले हों, सभी मुद्दों ने अपना अपना एक परसेप्शन सेट किया है, अपना अपना असर जरूर दिखाया। लेकिन ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे और कुछ बड़ी खबरों पर भी नजर डालेंगे। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा, जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 का कहा जा सकता है लगभग काउंटिंग का आधा दिन बीत गया और अभी तक के जो रुझान है, जो आंकड़े हैं, वो बेहद दिलचस्प है। जहां पर एनडीए सरकार बना रहा है लेकिन विपक्ष भी मजबूती के साथ विपक्ष में बैठने को तैयार है। तो ये एक बड़ी तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बड़ी तस्वीर उभर कर सामने आई। लगातार हम मुद्दों की बात करें, जैसे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, बीजेपी के अपने अलग मुद्दे रहे, उन मुद्दों पर फोकस किया है, उसके भी असर दिखे हैं। इसके साथ साथ विपक्षी दल की बात करें, विपक्ष ने भी अपने मुद्दे बनाए और उन मुद्दों का असर जो है वो देखने को मिला है। एक नए पैनल के साथ हम आपके विश्लेषण जो है, ये चर्चा है, वो हम आगे बढ़ाएंगे क्योंकि लगातार 2024 का जो चुनाव है बेहद दिलचस्प, बेहद रोचक और जो बड़े बड़े सियासी पंडित रहे, जो बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषण रहे या एग्जिट पोल की हम बात करें, सब धराशायी होते नजर आए। सारे समीकरण जो है वो बदल चुके और खास तौर से जैसे कि लगातार हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि पूरे देश की जो सियासत रही है, जो वोटिंग पैटर्न रहा है, जो रिजल्ट रहा है, वो एक तरफ, लेकिन उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ बदला हुआ नजर आया है। उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर है वो बहुत कुछ बदली हुई नजर आई है। आखिर उत्तर प्रदेश की तस्वीर क्यों बदली? क्या विकासवाद के मुद्दे पर जो जाति समीकरण हैं वो हावी हुए? क्या राम मंदिर का मुद्दा नहीं चल पाया? क्या सनातन या फिर लॉ एंड ऑर्डर की जो बात होती रही है, डबल इंजन की जो बात होती रही है, कहीं ना कहीं कुछ मुद्दे रहे हैं जो शायद जो मतदाताओं के मन तक नहीं पहुंचे और इसीलिए ये जो अभी तक के रुझान आए हैं वो बहुत कुछ कहते हैं। उत्तर प्रदेश में एक बड़ी तस्वीर बदलने वाली है। 2019 में 64 सीटें भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों के पास थी, लेकिन इस बार का जो आंकड़ा है वो चौंकाने वाला है। इस बार का जो आंकड़ा है वो बताता है कि उत्तर प्रदेश में के जो मतदाता हैं उनके मन में कई कुछ बड़ी रही है, कहीं कुछ कमी रही है। तो लगातार हम अपने पैनलिस्ट से अलग अलग विषयों पर बात करें, लेकिन लगातार कुछ प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। उन प्रतिक्रियाओं को भी हम सुन लेते हैं कि आखिर देश भर के जो नेता हैं, जो अभिनेता हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं। तो सबसे पहले प्रतिक्रिया सुनते हैं। यूपी में जो कि जहां से तय होता है कि सरकार किसकी बनेगी, वहां 80 सीट्स में से थोड़ी देर पहले 43 सीट्स ये जो है इंडिया गठबंधन के खाते में थी। तो बहुत ही सकारात्मक ये नतीजे हैं जो अभी आ रहे हैं, रुझान जो आ रहे हैं, और हमें लगता है कि इस बार देश में सत्ता परिवर्तन होगा। तो लगातार विश्लेषण करें, नया पैनल हमारे साथ जुड़ गया है, लेकिन शुरुआत पैनल का हम परिचय जरूर कराएंगे, लेकिन हेमंत जी से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस आधार पर आप शुरुआत से कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की इस बार जो तस्वीर है बाकी राज्यों से अलग रही है। दक्षिण भारत की अगर हम बात करें, क्या दक्षिण भारत की भूमिका को इस बार किस तरीके से देख पाते हैं? क्योंकि दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी निगाहें थी और प्रधानमंत्री ने अपनी रैली, जनसभाओं की शुरुआत भी दक्षिण भारत के 5 राज्यों से की थी। देखिए, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश की स्थिति पिछले 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के लिए कमाऊ पूत जैसी रही है। अगर उसको कहीं से अपेक्षा के अनुरूप उसको सीटें नहीं मिली तो उत्तर प्रदेश उसकी भरपाई करता रहा है। आपने देखा होगा 14 का पार्लियामेंट्री इलेक्शन, 17 का असेंबली इलेक्शन, 19 का पार्लियामेंट्री इलेक्शन और 2022 का असेंबली इलेक्शन। लेकिन यहाँ बात मैं दूसरी कर रहा हूँ। कहीं न कहीं जब आप लंबे समय तक सरकार का संचालन करते हैं तो कुछ विषयों को लेकर के आपसे दिक्कत होती है। मेरा मानना है कि नरेंद्र मोदी से किसी को कोई दिक्कत नहीं। अभी नरेंद्र मोदी का चेहरा चलता है और नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही ये चुनाव हुआ। पूरे देश में भी भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा और खासतौर से उत्तर प्रदेश में। तो कुछ नाराजगी हो सकता है, सरकार जो चल रही है उससे कुछ नाराजगी हो सकती है, वरना
मैं बताऊं आपको, ये जाति का जो संजाल है बड़ा खतरनाक होता है। तो क्या इस बार चुनाव अगर क्या इस बार चुनाव चेहरे पे नहीं हुआ? इस बार का चुनाव चेहरे पे नहीं हुआ? मेरी बात सुनिए पहले, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अगर एक जाति संजाल इतना मजबूत नहीं होता कि सारे मुद्दों को गौर कर देता, तो उत्तर प्रदेश में 8 बार क्षेत्रीय छत्रपों की सरकारें नहीं बनती। क्यों बनती है क्षेत्रीय छत्रपों की सरकारें? क्षेत्रीय छत्रप होते क्या है? क्षेत्रीय छत्रप आप हिंदुस्तान में कहीं देख लीजिए, उनके लिए जातीय गोलबंदी एक बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। और उत्तर प्रदेश में इतने साल तो कहीं हुआ, चाहे बसपा की सरकार रही तो दलित भाइयों को इकट्ठा किया गया, अगर सपा की सरकार रही तो मुसलमान और यादव जी लोगों को इकट्ठा किया। इस बार भी वही हुआ। अच्छा सर हम आपके पास आएंगे और समझने की कोशिश करेंगे जी। एक पंक्ति का सीधा कहना है कि जातीय गोलबंदी ने तमाम इश्यूज को ध्वस्त कर दिया। जातीय गोलबंदी को लेकर के जो मिसकंसेप्शंस थे, जो जनता में फैलाए गए, भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा फायदा बना लिया। मेरा आपसे भी सवाल रहेगा और हमारे पहले से भी सवाल है कि ये जो जाति संजाल की आप बात कर रहे हैं, जो जाति बड़े गोलबंदी की बात कर रही है, 2014 में क्यों नहीं दिखा? ये 2019 के चुनाव में क्यों नहीं दिखा? 2024 में ऐसा क्या हुआ कि अचानक जाति संजाल का एक बड़ा कहा जा सकता है कि प्रारूप सामने आके आ गया? लेकिन कुछ आंकड़ों पर नजर डाल लेते कि इस समय की ताजा तस्वीर क्या है। इस समय एनडीए के पास बहुमत कितना है, कितनी संख्या है? अभी जो रुझानों पे